अस्सलाम वालेकुम जी। और इब्तिदा है उस वाहदाहुल्लाह शरीक की ज़ात के नाम से जो कि हम सब का मालिक और खालिक है। इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह का मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में हमारी बात चलेगी, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिस वक्त आप कोई अदारे के अंदर बात करते हो या किसी अदारे को देखते हो, तो उस अदारे के अंदर आपको कुछ स्टेक होल्डर्स नज़र आते हैं। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कि कारोबार को चलाने में, कारोबार को परवान चढ़ाने में और कारोबार की तमाम बातों को देखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टेक होल्डर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी बिजनेस, ऑफ एनी फर्म। कोई भी कारोबार जब चल रहा होता है तो वो इंडिविजुअली आप रन नहीं कर सकते। आपको सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको मतलब किस्म के लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने कारोबार को चला सको और अच्छे तरीके से उसको रन कर सको। तो वो तमाम लोग जो आपके कारोबार के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उन तमाम को हम स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। स्टेक होल्डर, मैं फिर बोलता जाऊँ, वो लोग हैं जिनको आप तमाम के तमाम लेवल के ऊपर, आप तमाम के तमाम लेवल्स के ऊपर जिस वक्त आप देखते हो तो स्टेक होल्डर वो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आपके अदारे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके कारोबार को चलाने में, आपके कारोबार को परवान चढ़ाने में मदद करती हैं। तो आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम पुराने टॉपिक्स के अंदर सारी की सारी बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के प्लानिंग्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने उसका इन्वायरमेंट का जिक्र किया, उसके बाद हमने लास्ट टाइम उसकी क्या कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए आज हमने जो बात करनी है वो इसके बात करनी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं और उन तमाम स्टेक होल्डर्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात अगर बात करते जाएं तो स्टेक होल्डर्स उनसे हैं वो क्या है, उसके बाद उनके हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे आज के चैप्टर में, वो है एथिक्स। एथिक्स इखलाकियात को कहते हैं। आपकी तमाम के तमाम कारोबार को करते हुए कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जिन वैल्यूज़ को, जिन नॉर्म्स को हम कंसिडर करते हैं तो तभी आपका कारोबार चलता है। इंशाल्लाह लेटर ऑन इसके बारे में भी बात इन लेक्चर जारी रहेगी। तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त रन कर रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त काम कर रही होती है, तो उसको कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, उसके बाद हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली बात कि स्टेक होल्डर होते क्या हैं, या इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ये समझ लो कि कारोबार जिस वक्त या आप इस चैप्टर को जिस वक्त पढ़कर फारिग होंगे तो इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने के काबिल होंगे। उनमें सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके तमाम के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कौन कौन से हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज मैनेजर कंफर्ट। एक मैनेजर होने के नाते वो कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जिनको अखलाकियात के दायरे में रहते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। और एक्सप्लेन हाउ मैनेजर कैन इनकॉर्पोरेट एथिकल फैक्टर्स इनटू द डिसीजन मेकिंग, और उन्हीं एथिकल फैक्टर्स की वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग कहाँ तक अफेक्ट हो सकती है, इस चीज़ को देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि आउटलाइन द मेन सेगमेंट्स फॉर द अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई भी कॉर्पोरेशन होती है, कोई भी फर्म होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो क्या क्या उसके एथिकल इश्यूज होते हैं और उसकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता जाऊँ तो आप ये समझ लें कि जिस वक्त एक कारोबार रन किया जाता है तो उस कारोबार की वजह से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उसकी वजह से किन किन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनकी वजह से कितने लोगों की जो सी है वो वेलफेयर हो रही है। इस सारी चीज़ों को देखना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और आखिर में कौन सा है वो एक्सप्लेन व्हाट मैनेजर
कैन डू टू बिहेव इन द सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर। मेरे ख्याल से एक मैनेजर को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 की तरफ, जिसको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। तो स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे डेफिनेशन वो देता है, एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। एक फर्द वाहद भी हो सकता है, एक अदारा भी हो सकता है और एक कम्युनिटी भी हो सकती है, that has a stake into operation of an organization and how it does business। एक कारोबार का जिसको आप चला रहे होते हैं तो आपको कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको सप्लायर की जरूरत पड़ती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको अगर फाइनेंस काम पड़ता है तो आपको बैंक की जरूरत पड़ती है। आप तमाम के तमाम अदारों की मदद के बगैर कोई भी नहीं काम कर सकते। एडवर्टीजमेंट मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एजेंट्स वगैरह रखने पड़ते हैं जो फ्री सैम्पलिंग करते हैं, आपके प्रमोशंस वगैरह करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। तो आप ये समझ लो कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसके साथ साथ एक अदारा भी हो सकता है जिसको एक इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, और एक कम्युनिटी भी हो सकती है, यानी कि कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं जो कि आपके कारोबार को रन करना पॉसिबल करना या चलाना देख रहे होते हैं। तो याद रखिएगा जिस वक्त आप स्टेक होल्डर्स का जिक्र करते हो तो इस डायग्राम में जो आपको एक सर्कल की शक्ल में नजर आ रही है, एक आपका आउटर जोन से है वो स्टेक होल्डर्स हैं, और एक आपके जोन से इंटरनल है। अच्छा, याद रखिएगा कि वो तमाम लोग, वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी क्या कहते हैं बिजनेस पे, फर्म पे, ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड होंगे, वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। और जो इंटरनली तो नहीं मगर उनका डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली आपके साथ लिंक होता है, उसको हम एक्सटर्नली कहा जाता है। और एक्सटर्नल को यहाँ पे जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जिस वक्त आप बात करते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका इंटरनल और एक्सटर्नल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस वक्त आप बात करते हो तो इसको टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स में भी बात करते हो। इन द अबव डायग्राम टू पार्ट्स ऑफ वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर इन द इनर सर्कल ट्रांसैक्ट विच द फर्म ऑन द रेगुलर बेसिस, जिनका डायरेक्टली और रेगुलर आपके साथ इन टच होता है। अगर उसकी बात करता जाऊँ तो उसमें आपका कस्टमर भी आ जाता है, क्योंकि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है, उसका टेस्ट आ जाता है, उसका फैशन आ जाता है। इसी तरह अगली बात अगर करते जाऊँ तो आपके एम्प्लॉयज जो आपके कारोबार को मेक पॉसिबल करते हैं, जो डेली वेजेस एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, जो सुपरवाइजरी भी हो सकते हैं, जो कि मैनेजर और जनरल मैनेजर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रेडिटर है जिन्होंने आपको उधार दिया हुआ, उनका भी आपके साथ ताल्लुक होता है, तो वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो भी आपके जितने भी कारोबार होते हैं उसके ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर इज अ मेन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को जब देखते हो तो उन कंपनियों में कोई एक बंदा या दो बंदों का पैसे के साथ सारा कारोबार नहीं रन किया जा रहा होता। उसमें आमतौर पर जो कारोबार रन किया जा रहा होता है उसमें आमतौर पर हजारों बंदों का पैसा जो है वो छोटे छोटे शेयर्स की शक्ल में होता है, जिसको शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? वो मेन ऑनर होते हैं, और आपने कल को कोई भी काम करना हो डायरेक्टर्स के थ्रू तो वो कल को जाकर उनसे पहले इजाजत लेते हैं किसी भी मीटिंग के अंदर। ठीक है, वो एनबीली भी हो सकती है, वो स्टेचुटरी भी हो सकती है, वो प्रॉस्पेक्टस भी हो सकती है, कोई भी हो। तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को देखना ये आपका जो है वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के काम में आता है। दूसरा आता है जिनको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहा जाता है। वो कहता है कि स्टेक होल्डर इन आउटर सर्कल डू नॉट ट्रांजैक्ट विद द फर्म ऑन रेगुलर बेसिस बट स्टिल हैव अ स्टेक इन हाउ टू ऑपरेट। अब अगर बात करता जाऊँ, एक गवर्नमेंट है वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। जैसे एक छोटी सी आपने फार्मेसी अगर ओपन की है तो उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, किस तरह से उसको चलाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए गवर्नमेंट आपकी उस फार्मेसी को लाइसेंस देती है। अगर एक होटल आपने ऑपरेट करना तो उस होटल के लिए भी आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। अगर आपने कोई क्या कहते हैं वेपन इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक या कोई भी आपका जो गवर्निंग ला है उसके मुताबिक, वो तमाम की तमाम चीज़ों को इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको डायरेक्टली नहीं मगर इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाए जो इनडायरेक्टली आपको वो कंट्रोल कर सके। तो आप ये समझें कि स्टेक होल्डर के दो टाइप्स हैं, एक तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जब आप स्टेक होल्डर्स का जिक्र कर लेते हो और स्टेक होल्डर को देख भी लेते हो कि वो कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट आपकी बात आती है जिसको हम कहते हैं वैल्यूएटिंग द स्टेक होल्डर क्लेम्स। अब हर स्टेक होल्डर जो है चाहे वो इंटरनली है एक्सटर्नली है, उसको कुछ ना कुछ आप क्लेम करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आप जो उनसे आपको सामना करना पड़ता है।
जिनको हम नाम देते हैं वैल्यूएटिंग स्टेक होल्डर क्लेम्स के। अगर बड़ी सिंपल सी बात करते हैं तो जिसमें तो आपका स्टेक होल्डर्स, सबसे पहली तो बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, हैं इंटरनली यही है वो एक्सटर्नली है। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट फेज के ऊपर आपको देखना है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड कंसर्न, कि आपका जो भी स्टेक होल्डर है वो जो भी काम कर रहा है उसको जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहा है आपके बिजनेस में, उसको किन किन चीज़ों में कंसर्न, किन किन चीज़ों से उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आप राइट्स को भी कह सकते हो। मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो किस तरह से आपके कारोबार में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको किन चीज़ों के ऊपर आप राइट देते हो, इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। देन आइडेंटिफाई द क्लेम्स स्टेक होल्डर प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब स्टेक होल्डर्स आपने डिफाइन कर लेने हैं, उनके राइट्स को डिफाइन कर लेना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन कौन से बंदे आपको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम का मतलब ये होता है कि याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो उसकी साथ साथ अथॉरिटीज भी होती है। याद रखिएगा जिस चीज़ की राइट्स होते हैं उसके साथ ड्यूटीज भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, एक मैनेजर को आप सीट पे बिठाते हो, चाहे वो मैनेजर अकाउंट्स है, मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर ऑपरेशन है, वो जो जो काम कर रहा होता है उन काम को करने के उसके पास इख्तियारात होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया होता है जिसमें लिखा होता है क्लियरली कि भाईजान तुमने ये काम करने हैं। तो कल को वो उन चीज़ों की अथॉरिटी रखता है, राइट रखता है कि वो तमाम काम कर सकता है, मगर साथ ही याद रखिएगा वो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो जिम्मेदार भी होता है। वो तमाम की तमाम चीज़ों को ये नहीं है कि इख्तियारात को इस्तेमाल करता रहे और कल को उससे कोई पूछ खींच ना हो, वो साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करता है अपने से अपर अथॉरिटी को, अपने से लोअर अथॉरिटी को। जैसे उससे ऊपर जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर से डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के ऊपर जो शायद सीई होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, तो वो एक लाइन वाइज होते हैं। जब भी कोई काम किया जाता है तो वो अपर टू लोअर या लोअर टू अपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप ये कर लेते हो तो याद रखिएगा उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है फर्म में। याद रखिएगा जब भी किसी बंदे को स्टेक होल्डर के तौर पर आप आइडेंटिफाई करते हो, आप उसके इंटरेस्ट को, उसके राइट्स को, ये सारा कुछ कर लेते हो, कल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये देख लेते हो, तो ये देखना है कि इसकी बात की कितनी वेटेज होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, आपके जो से डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट जीएम्स हैं, जनरल मैनेजर जिनको कहा जाता है, जनरल मैनेजर अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, परचेज है, सेल है, ठीक है, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जिसने फाइनेंस के बारे में बात करनी है वो जीएम फाइनेंस होगा। जीएम फाइनेंस की वेटेज रिलेटिंग टू द हाउ टू हैंडल द फाइनेंस। फाइनेंस क्या है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे लगा रहे हैं, इस चीज़ को देखना कि फाइनेंस के मैनेजर का काम होगा या जनरल मैनेजर का काम होगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस को आपने जरूर देखना है, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर है चाहे वो एक्सटर्नल है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो काम कर रहा है, काम करते हुए या उसको कोई क्लेम है, कोई राइट है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके एक्शन को आपने सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आपका कोई भी मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, वो आपको पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है मीटिंग के अंदर, तो आपने या ये मैंने मीटिंग का इसलिए बोला सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। वैसे आपको जनरली ये देखना पड़ता है कि यार आपके जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो कंपटीटर है, चाहे वो आपके जो उनसे कस्टमर है, आपने उनका कोई भी क्लेम आता है, किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन आती है, तो उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी जगह पे प्रोग्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन वो कहते हैं कि अगर फर्ज करें आपको नजर आ रहा है आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसके बाद आपने टेक एक्शन करना है, स्टार्टिंग विद दोज एड्रेस द क्लेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। अब मैनेजर फाइनेंस का अगर कोई इशू है या आप ये कह लो कि जी कंपटीटर का कोई इशू है, क्रेडिटर का कोई इशू है, तो सबसे पहले आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करना है और उस तमाम की तमाम चीज़ को जल्द अज जल्द ऐसे एक्शन लेने हैं ताकि वो जितनी जल्दी उसके क्लेम को आप ख़त्म कर सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से आपने स्टेक होल्डर करना है। मैं एक दफ़ा ब्रीफली थोड़ा सा फिर दोबारा बोलता जाऊँ। सबसे पहले इंटरनल है या एक्सटर्नल है उनको एक्सप्लेन करना है आपने, देन उसको इंटरेस्ट को यानी कि उसके क्या-क्या राइट्स हैं, उसके बाद वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद उसकी बात की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको वेटेज कहा जाता है। ये करने के बाद आप उसको देखोगे कि उसके कौन-कौन से क्लेम्स हैं,
उसकी कौन-कौन सी शिकायत हैं या कौन-कौन से उसके मेजर इश्यूज़ हैं जो कि अंडर डिस्कशन आने चाहिए। उसके बाद एंड पर आप उसके खिलाफ उनसे कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो ताकि उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। अच्छा, इस सारी चीज़ के बाद अगली चीज़ एक क्वेश्चन है, ये जस्ट आप लोगों के लिए माइंड को क्लियर करने के लिए कि आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द स्टेक होल्डर क्लेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। मिसाल के तौर पर आपकी एक यूनिवर्सिटी है, जैसे रिफा इंटरनेशनल कॉलेज है या पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट हो या कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो, उस यूनिवर्सिटी में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से लोग डिसीजन मेकिंग में मेन पार्ट रखते हैं, मेजर पार्ट रखते हैं, किस तरह से वो लोगों को अफेक्ट करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके इंटरनल जो उनसे डीन हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके मुख्य किस्म के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट हो सकती है, उन तमाम को एक्सप्लेन करना, ये सारी सारी चीज़ों को देखना रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, जब आप स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर के बाद आपने तमाम की तमाम चीज़ों को देख लिया, स्टेक होल्डर जिनसे हैं वो तमाम की तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चलाते हैं। तो अगली चीज़ आ जाती है कि व्हाट आर द बिजनेस एथिक्स। Business ethics is a most important part of any organization. मिसाल के तौर पर एथिक्स को समझाने के लिए थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करता रहे, एथिक्स इखलाकियात को कहते हैं, और इखलाकियात से मुराद ये है कि जैसे तो आपने कारोबार को चला रहे होते हो तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता रहूँ, मुसलमान जो उनसे हैं वो नमाज भी रखते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, हज भी करते होंगे, ना वो झूठ बोलेगा, ना वो बेईमानी करेगा। ये एक आम सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये इखलाकियात है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बेहतरीन इखलाकियात मेरे आका है, तो जहाँ सरवर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसको उसवा हसना कहा जाता है। तो आपका जो उनसे बिहेवियर है ये आपके एथिक्स होते हैं, आपके अखलाकियात होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को जिस वक्त आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉर राइट और रॉन्ग गवर्निंग इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस पीपल। कारोबार को करते हुए कारोबारी जो आदमी है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को देखना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो कहता है कि अगर इस चीज़ को आपने मेजर करना हो ना कि भाई कौन सी चीज़ सही हो रही है, कौन सी चीज़ गलत हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपको कई इर्द गिर्द अपने लॉज मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर उसमें ट्रॉट लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉज अगर मैं बड़ी सिंपल सी बात करूँ, मैं अगर किसी कारोबार के अंदर कोई भी एग्रीमेंट कर रहा हूँ, किसी भी बंदे के साथ कोई मुआहदा कर रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन सी ऑफर और एक्सेप्टेंस होंगी, वो मुझे क्या ऑफर कर रहा है और वो लीगल है या नहीं है, इस तमाम चीज़ को देखना आ जाएगा। प्रॉपर्टी लॉज में आ जाएगा कि वो चीज़ लीगल है या नहीं है, उसकी रजिस्ट्री है या नहीं है, उसको ट्रांसफ़र या इंतकाल करवाया हुआ या नहीं किया हुआ। उसके बाद आपकी कौन सी है, वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ आ जाते हैं। उसके बाद आपकी एनी ट्रस्ट लॉ आ जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम आप ये कह लो कि एक कारोबार को रन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर सही तरीके से फॉलो कर रहा है तो इसको बिजनेस एथिक्स कह सकते हैं। तो कहते हैं मैनी एक्शन आल्दो लीगल मे नॉट बी सीम एथिकल। मिसाल के तौर पर अब बड़ी सिंपल सी बात करूँ, एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना हुआ है, पूरी दुनिया में आप वाइन को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, मगर जिस वक्त आप आते हो पाकिस्तान के अंदर तो आपको वो, क्योंकि इस्लाम में वो वाइन जो से हराम है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते। आप पाकिस्तान में और किसी भी दूसरी जगह पे अगर रन कर रहे हो इस्लामिक कंट्री में, कोई भी मीट से रिलेटेड या गोश्त से रिलेटेड आपकी कोई सी प्रोडक्ट है, तो आप कोई भी 4 चीज़ों के अलावा गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपके ऐसे एक्शन है। अब वो दूसरे कंट्री की दूसरे ममालिक में आप कहीं पे भी चले जाए तो वो हो सकता है चीज़ एथिकल हो, मगर हमारे लिहाज से वो चीज़ क्या हो जाती है, अनएथिकल हो जाती है। तो वो यही वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्शन भी होते हैं जो कि होते लीगल है, लगते लीगल है, मगर बाज़ का वो इतने ज़्यादा होते नहीं है और वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। देन आपके वो कहता है कि आर यू एथिकल, इस चीज़ को देखने के लिए ये एक सोर्स है फास्ट कंपनी का, मई 2005 का, जो इसको यहाँ पे लिंक किया गया है, जो आपकी बुक में भी है। तो वो कहता है कि इसमें उसने एक छोटा सा एनालिसिस किया है जिसमें उसने डिफरेंट किस्म के लोगों की जो उनसी है वो राय ली और उसमें एथिकल और नॉन एथिकल होने के डायलमा को समझने की बात की है। इसको जस्ट आप एक व्यू के तौर पर अगर देखना चाहते हैं तो योर करंट सैलरी कितनी है, इस लिहाज से कई लोगों को जो उनसे वो एथिकली नॉन एथिकली देखा गया। और वो कहता है जी देन आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू को देखा गया तो उसमें 24% जो उनसे उसका रिजल्ट आया। और वो कहते हैं इन असिस्टेंट टू यू आर इन मीटिंग वन, यू आर नॉट।
वो बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के अंदर मीटिंग्स के अंदर आपको बाज़ का बिठाया जाता है, आपको सुना जाता है, ये नहीं सुना जाता, रिव्यू दिए जाते हैं, ये नहीं दिए जाते, इस चीज़ को देखा जाता है। तो याद रखिएगा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जो पे किया जा रहा है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बंदा 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो कल को वो उतना परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो उतना परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को देखना ये एथिकल है। मिसाल के तौर पर आप फारिग बैठने के पैसे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ अनएथिकल होगी। आप पैसे कम लेते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये भी अनएथिकल है, बिकॉज ये एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा। मगर ये सारी चीज़ों को देखना ये एथिकल रिव्यू लाइक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकली अगर देखा जाए तो कई इश्यूज आ जाते हैं। तो वो कहते हैं मोस्ट इशू अराइजेस ड्यू टू द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गोल्स एंड द राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर। मेरा कुछ और ऑब्जेक्ट हो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और ऑब्जेक्ट हो, इसमें थोड़ी सी चीज़ को क्लियर करता जाऊँ। दो चीज़ होती है, एक विजन और एक मिशन। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ जिक्र किया था इसका कि विजन और मिशन होता क्या है। अगर तो मैं बात करूँ ब्रॉडर सेंस में कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो विजन कहे कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने उसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ से अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना हो, ठीक है ना, लेट्स सपोज गुजरांवाला है, गुजरात है, कहीं पे भी जाना हो, तो वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन जो सा वो मेरा विजन होगा। मगर उसके लिए जाने से पहले मैं जो प्लान करूँगा, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किस वे से जाना है, किस ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन से जाना है, ये चीज़ मेरे लिए मिशन होगा। तो याद रखिएगा जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इनको अचीव करना ये आपके गोल्स होते हैं। और अगर मेरा गोल यानी कि मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ, एक जनरल मैनेजर हूँ, मेरा गोल उनसे अब कुछ और है, मैं अगर खाली सैलरी कमाने के लिए आता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करने के लिए आता, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये चीज़ आपस में तसाद पैदा करेगी, आपस में तजाद पैदा करेगी, आपस में आप ये कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी। ऐसे ही समझा दूँ कि भाई पटरी के ऊपर चलती हुई गाड़ी उसी वक्त तक सही चल सकती है रेल, जब तक कि वो पटरी आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड हो। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि पटरी एक पार्ट जो सा है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल है और दूसरा पार्ट जो सा है वो हमारे गोल है। अगर ये दोनों लाइन हो, दोनों एक दूसरे के साथ चले मिल गए, तो ऑर्गेनाइजेशन तभी स्मूथली रन कर सकती है। अगर कहीं पे भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो कहते हैं स्टेक होल्डर हैव बेसिक राइट्स दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। हर एक स्टेक होल्डर का, हर एक बंदे का, चाहे वो क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, चाहे वो आपका वो क्या कहते हैं कस्टमर है, हर एक का अपना राइट है, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट है। एंड इट इज अनएथिकल टू वायलेट दोज राइट्स। उनके उन इख्तियारात को, उन राइट्स को ना मानना और उनको कहीं ना कहीं पे क्या करना, अंडर ऑब्लाइज करना, ये चीज़ उनसी है वो वायलेशन में आती है। यानी कि एक क्रेडिटर का राइट है कि वक्त आने पर आपका पैसा मांग, आपसे अपना पैसा ले, अगर आपने सूद पे लिया हो तो उसको सूद दे, मगर आप उसको कहीं पे भी ये दोनों चीज़ें नहीं पूरी करते तो ये चीज़ आपके लिए क्या होगी, वायलेशन में आ जाएगी। देन वो कहते हैं कि एथिकल राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोगों के राइट्स आ जाते हैं। तो कस्टमर का राइट है, शेयर होल्डर का राइट है, एम्प्लॉई का राइट है। ब्रीफली पहले भी एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफली करता जाऊँ। राइट टू टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट। उनको ये पता होना चाहिए कि उनका पैसा कब और कहाँ पे सही तरीके से यूज हुआ है, इसको शेयर होल्डर का राइट कहा जाता है। कस्टमर का क्या है, राइट टू बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे परचेज। जो वो चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ कितने की और कहाँ पे बिकनी है, इस चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए। और एम्प्लॉइज का वो कहते हैं राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशन, फेयर कंपनसेशन। वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, और उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, फेयर कंपनसेशन से मुराद यहाँ पे सैलरी है। सैलरी उनको जो दी जा रही है और जो उनको मॉनेटरी रिवार्ड दिया जा रहा है, जो उसमें पैसे की शक्ल में उनको तनख्वाह दी जा रही है, वो सही होनी चाहिए। एंड टू बी ट्रीटेड इन जस्ट मैनर। जस्ट मैनर का मतलब है इक्वालिटी के साथ। उनको जब भी आप आपस में डील करो तो ये नहीं है कि किसी को वजन ज्यादा प्रेफरेंस हो, किसी को कम प्रेफरेंस हो। देन वो कहते हैं कि सप्लायर का राइट है। सप्लायर का राइट क्या है, राइट टू रिस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिस्पेक्टेड। कि सप्लायर के साथ जिस वक्त आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी म्यूचुअली तौर पर या जो शरायत है आपस में मुआहदे के अंदर जो लिखी गई है, उनको आप भी oblige करोगे, वो भी oblige करेगा। कहीं पे भी एक दूसरे के राइट्स को आप नहीं देखोगे, वो क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। कंपटीटर का है राइट टू एक्सपेक्ट दैट फर्म विल abide by the rules of the competition and not violate antitrust लॉस। इसकी बिग एग्जांपल देता हूँ पेप्सी और कोक है। पेप्सी और कोक
ज़ाहिरन एक दूसरे के कंपटीटर हैं, मगर आपने देखा होगा कि पेप्सी की अगर किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस चेंज होती है वही दूसरे की होती है। आपको ये कंपटीशन उनका बिग नज़र आएगा बड़े-बड़े शहरों में, मगर जिस वक़्त वो निकलते हैं दोनों बड़े-बड़े शहर हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इससे बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आउटलेट पेप्सी का लगा होता है वहाँ पे कोक का नहीं होता, जहाँ पे कोक का होता है वहाँ पे पेप्सी का नहीं होता, बिकॉज़ उन्होंने अपने मार्केट शेयर को डिवाइड किया हुआ है। वो आपस में एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते भी हैं और उसमें एक चीज़ को कॉमन रखते हैं कि वो कहते हैं प्राइस में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्वालिटी में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है? आपको अगर 25 का उसका पर यूनिट मिलता है तो उसका भी 25 का मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं कि अगर आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया तो उसमें कोई अनएथिकल नहीं करना, उसको धोखा नहीं देना, उसको ब्लेम नहीं करना। कम्युनिटी आगे आ जाती है जिसको सोसाइटी कहा जाता है, तो वो कहते हैं राइट टू एक्सपेक्ट कंपनीज विल नॉट वायलेट द बेसिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी चाह रही होती है सेफ्टी, सोसाइटी चाह रही होती है वेलफेयर, सोसाइटी चाह रही होती है लीस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी, आपको उसको कभी वायलेट नहीं करना। ये हर कारोबार का क्या होता है, फर्ज होता है। जिस वक्त आप ये सारी की सारी क्या कहते हैं बात कर लेते हो, तो इसके ऊपर एक उसने एक जर्नल से एक सर्वे सा शो किया हुआ है जिसमें वो मराठा स्टीवर्ट है जिसने 5 मंथ में सेंटेंस for lying the government investigation about the suspicious stock sale। उन्होंने कोई वो क्या कहते हैं शक की बुनियाद के ऊपर उसको देखा कि उन्होंने कोई स्टॉक इस तरह का बेचा जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसमें एक कुछ फाइंडिंग्स भी आई, उसमें 2 मिलियन जो सी है वो बर्थडे पार्टी के ऊपर, 600 मिलियन जो से कंपनी और शेयर होल्डर्स के ऊपर उन्होंने खर्च किया, ठीक है? ये जर्नल से एक एग्जांपल है, इसको जरा आप देख लीजिएगा, अगर ना हो तो इसको कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या वैसे क्या कहते हैं लेटर ऑन ग्रुप में आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वो यहाँ तक है, इंशाल्लाह इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में इसी की चैप्टर के बारे में करते हैं। जज़ाकमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।